जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। मतलब मुगलों के जो अधीन था वो सामाजिक जीवन किस तरीके से था, मतलब सोशल लाइफ जो थी वो मुगलों के समय में कैसी थी। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनसबदारी सिस्टम और आईने दहसाला सिस्टम पढ़ा, जिससे हमारा मुगल का जो प्रशासन था वो पूरा कंप्लीट हो चुका। अब आज जो हम पढ़ेंगे इनकी सामाजिक जीवन इनके समय में कैसा था। ठीक, तो अपने बस 3 टॉपिक्स बचे हैं मुगल डायनेस्टी में। एक जो हमारा आज जो हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ, इसके अलावा मुगलों की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी, और मुगलों का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 क्लासेस और लगेंगी और हमारा जो मेडविल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हम किस में एंटर कर जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी चली है और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर है। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। देखिए, अब हम सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, मुगलों के समय में जो सोशल जो था, ठीक है, सामाजिक संरचना जो थी वो कितने वर्गों में बटी थी। ठीक है, समाज में कौन कौन से धर्म, कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहा करते थे। ठीक, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इनमें महिलाओं की कंडीशन किस तरीके की थी। ठीक है, क्या वो खाना पीना खाते थे, क्या वो पहनते थे कपड़े, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे खाना पीना खाते थे। तो ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, सोशल लाइफ में। ठीक, तो मुगल्स के अंडर में सामाजिक जो, ठीक है, मुगलों की सामाजिक जीवन मुगलों के अंडर में कैसा था उसको हम इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल लाइफ में, तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड ट्रेवलॉग्स थ्रो एन लाइट ऑन द मुगल सोसाइटी। देखिए, उस टाइम पर जो ऐतिहासिक ग्रंथ या हम जिसे कहें, ठीक है, उनकी मदद से, और जो उस टाइम पर यात्रा करने आए थे, ठीक है, उन्होंने जो अपनी किताबें लिखी, ठीक है, उसमें उन्होंने मुगल के समाज के बारे में काफी सारी चीजें को बताया। मतलब देखिए, बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स भी आए थे इनके समय में, अलग अलग समय में मुगल सोसाइटी। तो उन्होंने जब भारत की यात्रा करी तो उन्होंने यहाँ के समाज को देखा, यहाँ की पूरी सोसाइटी को देखा, और जो उन्होंने यहाँ देखा उसी को अपने इतिहास के पन्नों में प्रदर्शित किया गया। ठीक, तो ये जो मुगलों की सोसाइटी के बारे में या उनके सामाजिक संरचना के बारे में हमको जो पता चलता है वो ऐतिहासिक ग्रंथों से तो पता चलता ही है। मतलब उस टाइम पर इनके जो राइटर्स थे उन्होंने जो किताबें लिखी उससे तो पता चलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस टाइम पर यात्रा करने आए थे उन्होंने जो बातें कही उससे भी पता चलता है। ठीक, अब इसमें अगर हम बात करें तो सोशल डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मुगल सोशल लाइफ। देखिए, मुगल कालीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद मतलब सोशल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सोशल में काफी ज्यादा डिफरेंस था। मतलब जैसे अगर हम बात करें उच्च वर्ग जो हुआ करता था और निम्न वर्ग में, इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। सोशल डिफरेंशिएशन का मतलब यह था कि उच्च वर्ग जो था उसको ज्यादा लिबर्टीज थी, उसको ज्यादा सुविधाएं थी, जबकि जो आम आदमी था या जो नॉर्मल वर्ग था उसके लिए उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था वो काफी ज्यादा पैमाने पर रहा है मुगल के सामाजिक काल में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सोशल डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मुगल सोशल लाइफ। ठीक है, मतलब मुगल कालीन सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषता सामाजिक विभेद है। सामाजिक विभेद का मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में फर्क करना, ये काफी ज्यादा था मुगल काल में। तो बात करें, ऑन दी वन हैंड the upper class, whether it was the ruling class and the ruled class, was entitled to many facilities and privileges, while the condition of the common people was painful. देखिए, ये इस बात से पता चलता है कि सोशल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा था। कारण, एक तरफ जो उच्च वर्ग था, ठीक है, अब वो चाहे शासन वर्ग का हो या रूल्ड क्लास का हो, ठीक है, चाहे रूलिंग क्लास हो या रूल्ड क्लास हो, ठीक है, उसको जो सुविधाएं और विशेषाधिकार थे, ठीक है, उनको कई सारी सुविधाएं और विशेषाधिकार मिले हुए थे।
ठीक है। लेकिन अगर हम सामान्य जन की बात करें, कॉमन पीपल्स की, तो उनकी स्थिति क्या थी, काफी ज्यादा कष्टदायक थी। ठीक है। जब हम ये पूरी सामाजिक संरचना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उच्च वर्ग को तो बहुत सारी फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस मिले थे, लेकिन जो निम्न वर्ग था या जो कॉमन लोग थे, ठीक है, उनकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया था, बल्कि उनकी जिंदगी और ज्यादा क्या हो गई थी, कष्टदायक हो गई। ठीक। दूसरी ओर अगर हम बात करें, द सेकेंड फीचर is the emergence of a new type of social life due to the mixing of Indian and foreign elements। देखिए, अब मुगल जब भारत में आए, ठीक है, अब उस टाइम पर देखिए बात करें अगर हम, तो मुगल भी कौन थे, इस्लामिक थे। ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत वाले भी इस्लामिक थे। ठीक है। लेकिन चूंकि उनका जो एक रूल करने का तरीका था वो अलग था। अलग का मतलब यह है कि जैसे आप अगर समझे, मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे, उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने आप को मुसलमानों का राजा माना, उन्होंने हिंदुओं को कभी अपना वो माना ही नहीं। तो इसी कारण से उनके समाज के साथ वो कभी जुड़ नहीं पाए। लेकिन वही अगर हम मुगलों की बात करें, तो मुगलों ने कभी भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का राजा नहीं माना अपने आप को। उन्होंने जो भी हिंदुस्तान में रहता, ठीक, और हिंदुस्तान में बहुसंख्यक कौन रहते थे, हिंदू रहते थे। तो जो अकबर, आपने देखा कि अकबर की जो सेकुलर सोच थी कि भाई सभी को समान रूप से देखना है, तो वो सोच के कारण क्या हुआ, सोशली अगर हम बात करें तो दो जो एलिमेंट्स थे, एक भारतीय और एक विदेशी, ये दोनों क्या हुआ, इन दोनों का तत्वों का मिश्रण हुआ। भाई देखिए, सिंपल सी बात है, वो लोग विदेशी थे, भाई मुगल विदेशी थे, बाबर बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने जब हिंदुस्तान को अपना घर बना लिया, तो उनके जितने भी चीजें थी, जो उनके कल्चर थे या जो उनके तौर तरीके थे, वो हिंदू कल्चर में मिलते गए। उसका इंपैक्ट किस पे आता गया, हिंदुओं पर आता गया। और चूंकि वो हिंदुओं की तरफ से जुड़े थे, तो हिंदुओं के कल्चर का भी इंपैक्ट किन पर पड़ा, इस्लाम पे। तो यहां पर इस्लाम और हिंदुओं का, दोनों का अपने अपने कल्चर का एक मिश्रण हो रहा था। मिश्रण क्यों हो रहा था, क्योंकि आपस में जो हो गया था, एक दूसरे के प्रति एक वो आ गया था। देखिए, अगर आप देखें तो अकबर का जो था, अकबर का संबंध राजपूतों से बहुत अच्छा था, तो राजपूतों के तौर तरीके अकबर ने लिए, अकबर के उसमें लिए गए, और अकबर के भी कुछ तौर तरीके, इस्लाम के तौर तरीके किस में दिए गए, हिंदुओं में लिए गए। तो ये जो मिक्सअप हुआ ना, ये भी एक तरीके से इनकी सोशल लाइफ को बताता है। ठीक है। तो मुगलों में एक तो सबसे पहले तो सोशल डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा था, ऊंचे और अपर क्लास और कॉमन पीपल्स में बहुत अंतर था। और दूसरा ये था, एक नई ही सामाजिक संरचना डेवलप हुई जब भारत और विदेशी तत्व एक दूसरे से मिले। कुछ फीचर्स, उनका इंपैक्ट हिंदुओं पर पड़ा, और हिंदुओं के कल्चर का कुछ इंपैक्ट किन पर पड़ा, इस्लाम पर पड़ा। क्लियर है? ठीक। इसके बाद बात करें, ड्यू टू द लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम म्यूचुअल हार्मोनी डेवलप। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुगल्स जब यहां आए, ठीक है, तो भले ही वो विदेशी थे, लेकिन जब वो यहां रहने लगे तो उन्होंने हिंदुस्तान को ही अपना घर मान लिया। वो हिंदुस्तान को ही क्या कहते थे, अपना घर कहते थे, कि हम बाहरी नहीं है, हम तो यहीं के। ठीक। तो जब लंबे समय तक, भाई आप देखिए, कोई भी अगर लंबे समय तक आपके पास रहता है, आपके साथ रहता है, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ड्यू टू लिविंग टुगेदर, एक लंबे समय तक रहने के कारण आपसी सद्भावना का काफी विकास हुआ। अगर आप याद करें, मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी, 1857 के रिवोल्ट में जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े थे, जिसके कारण फिर बाद में अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी पड़ी थी। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, ये क्यों थी? क्योंकि मुगलों का उस तरीके का सोच था। क्योंकि देखिए, कभी भी दो समुदायों के बीच में डिफरेंस कब आता है, जब कोई एक समुदाय को फेवर कर रहा हो और दूसरे समुदाय के खिलाफ जा रहा हो। लेकिन अगर कोई ऐसा शासक वर्ग है जो दोनों समुदायों को एक ही रूप से देख रहा है, तो आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट
और म्यूचुअल हार्मनी डेवलप होती है, और यही मुगलों के कारण। ठीक, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इनकी जो नीति थी उसके कारण आपस में लंबे समय तक रहते रहते हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में एक अच्छा सद्भाव बना। यह सद्भावना किसने खत्म करी? अंग्रेजों ने खत्म करी, डिवाइड एंड रूल करके। ठीक, तो सद्भावना काफी बड़े पैमाने पर थी। ठीक है, द सोशल एनवायरमेंट वॉज लिबरल एंड टॉलरेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक लंबे समय तक जो सामाजिक वातावरण था, ठीक है, वो काफी ज्यादा उदार और सहनशील था, लिबरल एंड टॉलरेंट। तो आपको याद रखना है, सोशल एनवायरमेंट था काफी ज्यादा लिबरल और टॉलरेंट था, और द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन प्रिवेल्ड, कम्युनल डिफरेंसेस वाज रेयरली विजिबल। देखिए, आपस में क्या हुआ, जब देखिए एक दूसरे के प्रति जब सद्भावना बढ़ी ना, तो उसके कारण उदार और सहनशील हुए एक दूसरे के प्रति लोग। ठीक है, देखिए जब आपका राजा, देखिए राजा या कोई भी प्रधान होता है, ठीक है, या कोई भी लीडर होता है, वो जो चीज करता है ना, उसका इंपैक्ट सोसाइटी पर भी पड़ता है। क्योंकि राजा उस तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसी हिसाब से सोसाइटी भी बिहेव करने लगती है। तो अकबर की जो सेकुलर सोच थी, तो उसने वो सेकुलर सोच नीचे सामाजिक तत्वों तक भी डाली गई, आम लोगों तक वो सोच पहुंची। इसीलिए आपस में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल हार्मनी थी, टॉलरेंस था, और एक दूसरे का आपस में एक दूसरे से कहा जाए एकता एवं समन्वय की भावना, कोऑर्डिनेशन एवं म्यूचुअल यूनिटी, एकता एवं समन्वय की भावना प्रचलित हुई, और सांप्रदायिक विभेद, जो कम्युनल डिफरेंस था, वो काफी ज्यादा कम हुआ। ठीक, कम्युनल डिफरेंस जो था वो बहुत ज्यादा कम हुआ था। इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको 1857 की क्रांति में दिखेगा, जब हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के लड़े थे। ठीक, इसी के कारण बाद में अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनानी पड़ी थी। कारण क्या था कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट हो गए थे, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे थे। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। सोशल डिफरेंशिएशन था, लेकिन वो अपर क्लास और कॉमन पीपल में था। अपर क्लास चाहे हिंदू वर्ग हो चाहे मुसलमान वर्ग हो, सभी को फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस मिल रहे थे, और कॉमन पीपल चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी के लिए दिक्कत थी। ठीक, तो कल्चरल हार्मनी तो आई थी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का मतलब है सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, अब हम बात करें तो इनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा था मुगलों के टाइम पे। देखिए, मुगलों के टाइम पे अगर हम बात करें तो बेसिकली दो ही संप्रदाय के लोग रहते थे, दो ही वर्ग बटा हुआ था। देयर वेर क्लियरली टू मेजर सेक्ट्स इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। एक हिंदू हुआ करते थे और मुसलमान हुआ करते थे। तो बेसिकली दो ही मेजर सेक्ट हुआ करते थे सोसाइटी में, दो वर्ग हुआ करते थे, हिंदू और मुसलमान। अब इसमें अगर हम हिंदू बात करें, ठीक है, तो हिंदू थे मेजॉरिटी में, बहुसंख्यक थे, और मुसलमान जो थे ये माइनॉरिटी में थे, ये अल्पसंख्यक थे। ठीक है, तो हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे। ठीक है, और दो ही मेन सोसाइटी में दो प्रमुख संप्रदाय थे, एक हिंदू और एक मुसलमान। हालांकि इनके समय में सिख भी थे, इनके समय में पारसी भी थे, इनके समय में क्रिश्चियन भी थे, ये भाई ईसाई भी आ चुके थे, और इनके समय में जैन और बौद्ध भी थे, ये सब भी थे। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं थे इनके समय में, लेकिन इनकी संख्या कम थी। ठीक है, अगर आप सिख धर्म की बात करें तो मुगलों के टाइम पे ही तो सिख धर्म का जन्म हुआ है। एक तरीके से देखा जाए तो मुगलों में जो थे, सिख धर्म का ही तो पूरा जो पनपा है वो मुगलों के टाइम पनपा। ठीक, तो सिख पारसी भी हुआ करते थे, लेकिन जो दो मुख्य वर्ग थे, संप्रदाय थे, वो हिंदू और मुसलमान थे। इसके बाद बात करें, हिंदूज वर इन मेजोरिटी, दे वेर क्लियरली टू क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा देखिए, यहां पर जो मुसलमान वर्ग था वो भी दो वर्गों में बटा था, एक जो जन्म से था और दूसरा जो वंशानुगत मुसलमान था। देखिए, वैसे अगर बात की जाए तो मुसलमान जो था, इसमें अगर हम बात करें
तो दो था, एक तो जो बाय बर्थ था और दूसरा हेरिडेटरी। ठीक है, बाय बर्थ की अगर हम बात करें तो वो मुसलमान जो हिंदुस्तानी मुसलमान था। देखिए उस टाइम पर अगर हम बात करें ना तो दो तरीके के मुसलमान थे यहां पे, एक फॉरेन मुस्लिम, एक कौन थे, फॉरेन मुस्लिम। फॉरेन मुस्लिम कौन कौन, ये जो अरब वाले थे या जो तुर्क वाले थे या जो मंगोल थे, ये सब कौन थे, ये सब विदेशी मुसलमान थे। ठीक है भाई, बाबर कौन थे, मंगोल थे, विदेशी मुसलमान। अरब थे, तुर्क थे, ये सब कौन थे, विदेशी मुसलमान। ठीक, इनको हेरिडिटरी मुस्लिम्स में रखा जाता था, जो वंशानुगत क्या थे, मुसलमान थे। ठीक, अब दूसरे जो थे वो थे इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम मतलब वो मुसलमान, ठीक, जो हिंदू पहले थे और बाद में किसी दबाव में आकर के कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने थे। ये कन्वर्टेड मुसलमान थे, हिंदू मुसलमान जो थे इंडियन मुस्लिम्स, ये कौन थे, कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो इनको बाय बर्थ मुस्लिम्स की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है, तो मुसलमानों की दो श्रेणी थी, एक जो विदेशी मुसलमान थे जिनको वंशानुगत मुसलमान कहा जाता था, इनमें अरब आते थे, तुर्क आते थे, मंगोल आते थे। ठीक है, और दूसरा वर्ग जो था वो भारतीय मुसलमान का था। ठीक, जो कि एक तरीके से क्या थे, कन्वर्टेड मुसलमान थे। मतलब भारत में जब मुसलमान आए, ठीक है, मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को क्या किया, कन्वर्ट कराया गया मुसलमानों में। ठीक है, तो जो कन्वर्टेड कराए गए वो क्या कहलाए, हिंदुस्तानी मुसलमान। ठीक है, और जो पहले से वंशानुगत थे, मतलब पहले से मुसलमान थे, वो कौन कहलाए, फॉरेन मुस्लिम्स, जिसमें अरब हो गए, तुर्क हो गए, मंगोल हो गए, ये सारे। ठीक है, तो मुसलमानों के भी दो वर्ग श्रेणी में था, एक थे फॉरेन, एक थे इंडियन। ठीक, तो अगर हम बात करें, देयर वेर ऑल्सो मेनी फॉरेनर्स अमंग देम, अरब थे, ईरानी थे, तुर्क थे, अफगान, मंगोल, उज्बेक, ये सब कौन थे, फॉरेनर्स थे। दे क्लेम्ड रेशियल सुपीरियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड। देखिए, ये अपने आप को एक तरीके से कहा जाए तो ये अपने आप को जातीय श्रेष्ठता का दावा करते थे, क्योंकि ये रक्त की शुद्धता के आधार पर अपने आप को मानते थे। ये मानते थे कि भाई साहब हम तो ओरिजिनल मुसलमान हैं, और जो भारत के मुसलमान हुआ करते थे उनको बोलते थे कि ये तो ओरिजिनली मुसलमान है ही नहीं, इनको तो बाद में कन्वर्ट किया गया मुसलमानों में। क्लियर, ये दूसरे समाज से थे, दूसरे धर्म से थे, इनको कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। क्लियर, इसीलिए आज की डेट में भी अगर आप देखें तो जो इंडिया के और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनके कल्चर में, और आज जो सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, ठीक है, जो मध्य एशिया में या जो हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, ठीक है, अगर आप वहां के कल्चर और दोनों चीजों को देखेंगे तो काफी ज्यादा फर्क आपको नजर आएगा। क्यों फर्क नजर आएगा, बिकॉज दे बिलीव कि वो असली मुसलमान है, क्योंकि मुसलमानों का उदय वहीं से हुआ, मक्का मदीना से, प्रॉफिट मोहम्मद वहीं हुए थे। ठीक, और यहां पर जो इंडिया में आए ये लोग, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया, और धर्म परिवर्तन किया तो यहीं के जो हिंदू थे वो क्या बने, मुसलमान बने। ठीक है, तो जो फॉरेनर्स थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। ठीक है, और एक तरीके से कहा जाए तो मुगलों के समय में जो शासक वर्ग था, मतलब जो शासन या रूलिंग क्लास हुआ करता था, वो ये विदेशी मुसलमान हुआ करते थे। याद रखिए, जो रूलिंग क्लास हुआ करता था वो विदेशी मुसलमान हुआ करते थे। इंडियन मुस्लिम्स को कभी भी रूलिंग क्लास कैलकुलेट नहीं किया गया, उनको हमेशा क्या किया गया, निचले तबके में रखा गया। भारतीय जो मुसलमान थे, जो कन्वर्ट हुए थे, ठीक, और जो ओरिजिनल अपने आप को मानते थे, ठीक है, जो ओरिजिनल थे, ठीक है, वो अपनी सुपीरियरिटी प्योरिटी ऑफ ब्लड के नाम पर बताते थे। ठीक है, इट वॉज गिवन एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोसाइटी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि समाज में, ठीक है, और प्रशासन में, दोनों में इन लोगों को महत्वपूर्ण स्थान मिला, फॉरेन मुस्लिम्स को। ठीक, लेकिन वही अगर हम बात करें सेकंड कैटेगरी जो इंडियन मुस्लिम्स की थी, ठीक है, दोज वर सच मुस्लिम्स who had accepted Islam religion by leaving their religion for some reasons, but they were not given respect and economic facilities
like the first class in the Muslim society. देखिए भले ही उनको मुसलमान बना दिया था आपने, ठीक है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आपने उनको मुसलमान बना दिया, लेकिन आपने उनको कभी इज्जत नहीं दी, क्योंकि आप उनको मुसलमान मानते ही नहीं थे। आज भी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। आज भी आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए तो वो इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनको कन्वर्टेड मानते कि ये तो कन्वर्टेड है, ओरिजिनल तो हम है। क्लियर हो रहा? तो दो कैटेगरीज में बटा हुआ था मुस्लिम समाज भी, एक तो फॉरेन मुस्लिम और दूसरा इंडियन मुस्लिम। फॉरेन मुस्लिम मतलब जो बाहर से आए थे, अरब, तुर्क, मंगोल, आपके ईरानी, आपके उज्बेक, मंगोल, अफगान, ये सब, ठीक है, ये अपने आप को हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत मुसलमान मानते थे, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें तो बहुत से ऐसे मुसलमान थे जो भारत में कन्वर्ट हुए थे, किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट हुए थे, ठीक। तो इनको क्या होता था, वैसी रेस्पेक्ट या इकोनॉमिक फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी जैसी फॉरेन मुस्लिम्स को दी जाती थी। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसके अलावा बात करें तो मुसलमान कई सारी जातियों में भी बटा हुआ था, मतलब कई सारे मुसलमानों के अलग अलग धार्मिक संप्रदाय भी थे। जैसे हम याद करें, मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म बेसिकली दो पार्ट में बंटता था, एक थे शिया और दूसरे थे सुन्नी। याद होगा आपको शिया और सुन्नी, ठीक है। तो शिया और सुन्नी हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिया, अब देखिए जो मुगल्स थे ना, ये सुन्नी मुसलमान थे। मुगल्स याद रखिएगा ये कौन से मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान थे। तो सुन्नी क्या होता था, रूलिंग क्लास था। सुन्नी क्या था, रूलिंग क्लास था, ठीक है। तो मुसलमानों में एक तो फॉरेन मुस्लिम और इंडियन मुस्लिम तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये शिया और सुन्नी में भी बटे हुए थे। सुन्नी जो हुआ करता था वो रूलिंग क्लास हुआ करता था, ठीक है, ठीक। और मुगल्स जो थे वो कौन थे, सुन्नी इस्लामिक थे। आपको याद होगा जब मैं आपको औरंगजेब पढ़ा रहा था तो औरंगजेब के साउथ पर आक्रमण करने का एक रीजन ये भी था कि साउथ में जो भी मुस्लिम शासक जो रूल कर रहे थे वो शिया समुदाय से थे और औरंगजेब क्या था, सुन्नी मुसलमान था, ठीक। तो शिया और सुन्नी की लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी, तो उन शियाओं को जो था औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए इसने दक्षिण में इतना बड़ा अभियान चलाया था। तो मुसलमान वर्ग एक तो फॉरेन और इंडियन मुस्लिम्स में तो था ही, साथ ही साथ शिया और सुन्नी में भी था, और मुसलमानों में भी कुछ जातियां थी। अगर हम बात करें तो मुसलमानों में भी कुछ जातियां थी जिसमें प्रमुख थे सैयद और सूफी, ठीक है। देयर वर ऑल्सो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियन सेक्ट्स अमंग मुस्लिम सच एज शिया, सुन्नी, और ये जातियां हुआ करती थी सैयद और सूफी, ठीक है। तो सैयद हो गए, सूफी हो गए, इनमें भी क्या हुआ करती थी, जातियां हुआ करती थी। अब ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था ये तो मुस्लिम वर्ग का हो गया, भाई मुस्लिम वर्ग में सोशल डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आया। ऐसा ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन हिंदुओं में भी था, ठीक है। मतलब देखिए हमारे हिंदू समाज में तो सामाजिक भेदभाव तो शुरू से था, मुगलों के आने के पहले से था। हम तो तब से हमारी वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी वैदिक काल से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो हमारे यहाँ तो समाज वैसे भी सोशली डिस्क्रिमिनेट पहले से था, ठीक। तो इस इनके समय में भी क्या होता था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। तो हिंदू वर्ग में भी क्या था, ठीक है, सामाजिक विभेद विद्यमान था, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें हिंदुओं में, द हिंदू सोसाइटी was still dependent on the traditional orthodox system. The feeling of untouchability, the rituals of each caste were strictly followed. देखिए भारत के जो हिंदू समाज था, ठीक है, अभी भी वो रूढ़िवादी पद्धति, मतलब जो परंपरागत रूढ़िवादी, देखिए ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। तो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, रूढ़िवादी पद्धति, सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। तो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम पर चल रहे थे, आश्रित था ये हिंदू सोसाइटी, ठीक है। छुआछूत की भावना अभी भी थी, ठीक है, छुआछूत की जो भावना थी वो अभी भी थी, ठीक है। इसके अलावा हर जाति के नियम संस्कारों का पालन कड़ाई पूर्वक होता था, मतलब जो रिचुअल्स होते थे हर कास्ट के उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो हिंदू समाज में भी ये सारी कुरीतियां अभी भी क्या हुई थी, बनी हुई थी।
इसके अलावा बात करें, अपार्ट फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स देयर वर ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड इमाम्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। इमाम्स, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इनके समय में भी बड़े पैमाने पर हिंदू और मुसलमानों के अलावा सिख संप्रदाय के भी हुआ करते थे, बौद्ध भी, जैन भी, ये बड़ी संख्या में हुआ करते थे। इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन लोग भी थे, जैसे पोर्चुगीज थे, डच थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, ये भी अब क्या होने लगे थे, धीरे धीरे सेटल होने लगे थे। तो जो ईसाई वर्ग था वो भी इनके समय में क्या होने लगा था, सेटल होने लगा। ठीक है, पोर्चुगीज आए, पोर्चुगीज के बाद फिर डच आए थे, डच के बाद फिर इंग्लिश, इंग्लिश के बाद फिर फ्रेंच, ये भी क्या होने लगे, बड़े पैमाने पर नंबर्स में सेटल होने लगे। क्लियर? तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान समाज नहीं था, और भी धर्म के लोग रहते थे। इसके बाद बात करें, ईच सोशल कास्ट वॉज फ्री टू फॉलो इट्स ओन कस्टम। अब देखिए, प्रत्येक सामाजिक वर्ग को अपनी अपनी रीति रिवाजों का पालन करने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, मतलब देखिए, मुगलों का इसलिए भी शासन लंबे समय तक चला कि इन्होंने सामाजिक तौर पर किसी भी धर्म के रिचुअल्स या उनके कस्टम्स पर हस्तक्षेप नहीं किया। देखिए क्या होता है, किसी भी धर्म के लिए, धर्म समुदाय के लिए उनके कस्टम्स उनके इमोशन से जुड़े होते हैं। जब भी कभी आप उनके कस्टम्स को छेड़ेंगे या उनके कस्टम्स को कुछ छेड़ने की कोशिश करेंगे, वो समाज बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है। ठीक, तो यही चीज हुई थी औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब एकलौता ऐसा मुगल बादशाह था जिसके टाइम पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ। कारण क्या था? कारण हिंदू समाज के धार्मिक चीजों से छेड़छाड़ करना, उनके मंदिर तोड़ना, उनके समाज को जबरदस्ती कन्वर्जन कराना, इन सारी चीजों ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला। ठीक, जिसके कारण औरंगजेब को बड़े पैमाने पर विद्रोह झेलना पड़ा, उसकी अपनी इस समझ के कारण। इसीलिए जो जो भी वर्ग है, ठीक है, उसके अगर आप सामाजिक कस्टम्स पर प्रहार करेंगे तो रिएक्ट करेगा। ठीक, इसीलिए अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे मुगल सम्राटों ने सभी को अपने रीति रिवाज को फॉलो करने की, कस्टम्स की आजादी दी। नो रिस्ट्रिक्शंस वेयर इम्पोज्ड ऑन देम बाय द स्टेट। कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर नहीं लगाया गया, क्योंकि वो जानते थे अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इसका प्रतिकार होगा। ठीक, अगला बात करें, जनरली the Mughal emperors adopted a liberal policy towards all class, but sometimes Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb bigotry and biased policies resulted in political reactions. देखिए, वैसे सामान्यतः मुगल सम्राटों ने हमेशा उदार नीति अपनाई, लेकिन अगर हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां के टाइम पे तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अगर हम औरंगजेब की बात करें, ठीक है, तो औरंगजेब की जो कट्टरता थी ना, और विद्वेषपूर्ण नीति जो थी, विद्वेषपूर्ण मतलब बायस्ड पॉलिसी, मतलब आप एक वर्ग को जबरदस्ती वो करने के लिए आप एक बायस्ड पॉलिसी बना रहे हो, जिसका फर्क क्या हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। देखिए, आपने देखा होगा औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। विद्रोह क्यों हुए? क्योंकि वो पॉलिटिकल रिएक्शन था। किसकी पॉलिसी के अगेंस्ट? औरंगजेब की पॉलिसी के अगेंस्ट। क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउएवर इन द मुगल पीरियड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फॉरगॉटिंग म्यूचुअल डिफरेंसेस लिव टुगेदर विद लव। ठीक है, लेकिन तथापि भी अगर हम बात करें, छोटी मोटी चीजों को छोड़ दिया जाए तो बागी मुगल काल के समय में समाज के सभी वर्ग आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ प्रेम भाव से रहने लगे थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुगल काल में ही समाज जो था, जितनी भी सोसाइटी के लोग थे, वो सारे एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे थे। क्लियर? तो आपको पूरा सामाजिक संरचना समझ में आई। हिंदू और मुसलमानों में बटे हुए थे। मुसलमानों में दो, एक विदेशी और एक हिंदू इंडियन। विदेशी मतलब जो अपने आप को असली मुसलमान मानते थे और रूलिंग क्लास भी हुआ करता था। इंडियन मुस्लिम जो कन्वर्टेड थे।
ठीक है। इसके अलावा बात करें तो मुसलमानों का एक और वर्ग भी हुआ करता था, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि शिया, सुन्नी, सैयद, ठीक है, ये सब हुआ करते थे। हिंदू समाज भी बटा हुआ था अलग अलग उसमें, ठीक। अब इनकी पॉलिसी क्या थी, रीति रिवाज पे इन्होंने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, पॉलिसी लिबरल थी, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, आपसी डिफरेंसेस को भुला करके सारे समाज के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रह रहे थे मुगल काल के समय। क्लियर। तो ये था सोशल स्ट्रक्चर। क्लियर। अब हम बात करेंगे सोशल क्लासिफिकेशंस की। सोशल क्लासिफिकेशंस का मतलब है सामाजिक वर्गीकरण। सोशल क्लासिफिकेशन का मतलब है सामाजिक वर्गीकरण। तो अब हम सामाजिक तौर पर वर्गीकरण देखेंगे कि कितने वर्ग में बटा हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मुगल सोसाइटी was clearly divided into three classes on the basis of social status, facilities and economic status। देखिए, मुगलों का जो समाज था, ठीक है, वो अगर हम बात करें तो सुविधाओं के आधार पर, सामाजिक स्टेटस के आधार पर और आर्थिक स्टेटस के आधार पर तीन वर्ग में बटा हुआ था। मतलब कि अगर हम मुगल सोसाइटी की बात करें तो अपना जो सोशल स्टेटस था, आर्थिक स्टेटस मतलब इकोनॉमिक स्टेटस, और उनको जो सुविधाएं मिलती थी उस एवज में तीन वर्ग में ये डिवाइडेड थी पूरी मुगल सोसाइटी, ठीक। अगर हम इनकी बात करें, सबसे पहला क्लास जो हुआ करता था वो रूलर क्लास हुआ करता था, या जिनको हम रूलिंग क्लास कहते हैं। रूलिंग क्लास में इनके चीफ्टन्स भी होते थे और फ्यूडिटरीज भी होते थे। मतलब सबसे पहला वर्ग जो शासक वर्ग हुआ करता था, इसके अलावा इनके जो सरदार हुआ करते थे, ठीक है, या जो इनके सामंत हुआ करते थे, फ्यूडिटरीज, चीफ्टन्स या फ्यूडिटरीज, ये पहला क्लास हुआ करता था, ठीक है। इसमें कौन कौन आता था, मुगल एम्परर, मुगल बादशाह आते थे, हिंदू राजा आते थे, इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी, इसके अलावा मैंने आपको बताया था मनसबदार, जागीरदार और धार्मिक जो लीडर्स हुआ करते थे, ये सब इस कैटेगरी में आते थे। तो जो पहला वर्ग था, ठीक है, वो कौन सा वर्ग था, शासक वर्ग था, ठीक है। और शासक वर्ग सरदारों और फ्यूडिटरीज हुआ करते थे। अब इसमें मुगल बादशाह, हिंदू राजा, प्रशासनिक अधिकारी, मनसबदार, धार्मिक नेता, लीडर्स, ये सब हुआ करते थे। ये हुआ करता था पहला क्लास, ठीक। इसके आगे अगर अपन बात करें, ठीक, ऑल दीज पीपल वेदर हिंदू और मुस्लिम वर एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस क्लास ओनली। हिंदू, मुस्लिम्स फ्रॉम हाई फैमिलीज, मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वेयर गिवन अ प्लेस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ग था, ठीक है, इसमें चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मुगल दरबार में सबको जगह मिलती थी, और हमेशा सिर्फ इसी वर्ग को जगह मिलती थी। जो शासक वर्ग हुआ करता था वही मुगल दरबार में स्थान पाता था, ठीक। तो मुगल दरबार हो चाहे उनका प्रशासन, ठीक है, उनमें स्थान किनको मिलता था, उच्च वर्ग को। अब उच्च वर्ग में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आप देखें तो अकबर के टाइम पर मान सिंह, तोडरमल, बीरबल, ये सब कौन थे, हिंदू थे, लेकिन वो अकबर के नौरत्नों में आते थे, ठीक है, मतलब रूलिंग क्लास में आते थे, ठीक है। तो यहां पर रूलिंग क्लास इस बेसिस पर नहीं था कि धर्म के आधार पर आपने रूलिंग क्लास बनाया। यही फर्क था दिल्ली सल्तनत और मुगलों में। वहां पर रूलिंग क्लास धर्म के आधार पर बन जाता था, लेकिन यहां पर रूलिंग क्लास काबिलियत के आधार पर बनाया जाता था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, और वो रूलिंग क्लास हुआ करता था, रॉयल फैमिली से आता। क्लियर है, ठीक। तो यही प्रथम वर्ग हुआ करता था। इसके अलावा बात करें, दे यूज टू लेड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। भैया ये बहुत ही शानो शौकत और भोग विलास वाली जिंदगी व्यतीत करते थे। They lived in luxurious palaces and used the best clothes, ornaments, food items and alcohol। देखिए, अब ये क्या किया करते थे, जाहिर सी बात है ये शासक वर्ग था, ठीक है, और शासक वर्ग जो था तो ये आलीशान महलों में रहते थे, ठीक है। इसके अलावा इनके जो कपड़े रहते थे वो भी बड़े रेशम उसके रहते थे, मतलब इनके कपड़ों में तो आप ये मान के चलिए सोने की जरी का रेशम किया जाता था, ठीक है। इसके अलावा आभूषण पहनते थे, खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का इनको मिला करता था,
और मदिरा पान भी ये लोग अच्छी उसका किया करते थे। दे हैड इन्यूमरेबल सर्वेंट्स, व्हीकल्स, गार्डन्स, मतलब इनके लिए खुद बाग बगीचे, सेवक और गाड़ियां सब इनके वर्ग के लिए हुआ करती थी। ठीक है, और इनके वर्ग में एक चीज और बहुत कॉमन थी, पीपल्स ऑफ दिस क्लास यूज टू मैरी मोर देन वन। इन क्लास में शादियां एक से ज्यादा हुआ करती थी। ठीक है, तो जो भी उच्च वर्ग के हुआ करते थे उनके यहां जो शादी हुआ करती थी वो एक से ज्यादा हुआ करती थी। एवरी इंपॉर्टेंट chieftains had its own harem in which many beauties were kept। अब आप सोचिए, आपने देखा होगा मुगलों में अगर हम बात करें तो इनके यहाँ हरम हुआ करता था, जहां पर इनकी दासियां या हम कहें कि इनकी रानियां सब रहा करती थी। अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर का जो हरम था उसमें 5,000 महिलाएं थी। आप कल्पना कर सकते हैं अकबर के हरम में 5,000 महिलाएं थी। ठीक, तो इनके समय में जो रूलिंग क्लास हुआ करता था उनके खुद के अपने हरम हुआ करते थे और बहुत सारी सुंदर स्त्रियां वहां पर रखी जाती थी, अब वो रानी के रूप में हो, दासी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। अकबर का 5,000, ठीक है, 5,000 जो था 5,000 का हरम था। क्लियर, तो ये जो शासक वर्ग था, ठीक है, ये चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये ऐसे ही लग्जूरियस लाइफ जीते थे और इनके यहाँ हरम हुआ करता था जहां पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां जो हैं सुंदरियां रखी जाती थी। इसके अलावा बात करें, दिस क्लास पैट्रोनाइज्ड आर्ट्स एंड स्किल्स, डांस, सिंगिंग, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, यूज ऑफ ओपियम। अच्छा देखिए, आपने कभी देखा हो हमेशा शानो शौकत, या अगर हम कहें तो जो एक जिसे कहते हैं ना कि जिनके पास पैसा होता है ना, या अगर टिपिकल वर्ड्स में कहा जाए तो अय्याशी जिसे कहा जाए, अगर हम उस वर्ड्स में कहें तो अय्याशी जो होती है, ठीक है, तो अय्याशी का भी लेवल पैसे के हिसाब से होता है। आपने देखा होगा कि अब भाई बहुत से लोग नॉर्मल होटल्स में खाना खाने जाते हैं और बहुत से लोग 5 स्टार 7 स्टार में भी जाते हैं। तो डिपेंड इस चीज पर करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। तो उस टाइम पर भी चूंकि ये रूलिंग क्लास हुआ करता था और इनकी क्या हुआ करती थी भाई, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी, तो इसी कारण से इनके समय में बहुत सारी कला और संस्कृति डेवलप हुई। ये लोग गाने बजाने, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीजों में, और देखिए जब आपके पास पैसा होता है तो आप जुआ भी खेलते हैं, इसके अलावा दारू भी पीते हैं। इवन अगर हम बात करें तो ओपियम, अफीम का नशा जो था वो भी बहुत बड़े पैमाने पे था। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों होती थी, क्योंकि इनके पास वो सब साधन थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये लोग ज्यादातर लोग अपनी राजधानी और बड़े शहरों में रहते थे। ठीक है, मतलब ये जो क्लास था वो कहाँ रहता था, बड़े शहरों में रहता था। ठीक है, और मतलब बिग सिटीज में रहता था और राजधानी में रहता था। इसके अलावा बात करें, दिस क्लास वॉज एडिक्टेड टू एक्स्ट्रा वेगन्स। देखिए, ये जो वर्ग हुआ करता था ना, ठीक, ये फिजूल खर्ची का आदी था। मतलब दिस क्लास वॉज एडिक्टेड टू एक्स्ट्रा वेगन्स का मतलब होता है फिजूल खर्ची। देखिए, आपने देखा हो कि जो अमीर वर्ग होता है, ठीक है, या जो 2 नंबर का पैसा कमाता है, वो फिजूल खर्ची बहुत करता है। ठीक भाई, देखिए पैसा होगा तभी आप खर्च करोगे। ये सारी चीजें डिपेंड किस चीज पर करती हैं कि आपके पास पैसा है कि नहीं। ठीक, तो ये जो ये क्लास था, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, तो ये क्या कर रहे थे, ये फिजूल खर्ची करते थे। भाई एक तरीके से ये कहा जाए तो ये ड्रिंक करना, अफीम खाना, ये सब क्या है, फिजूल खर्ची तो है। ठीक, तो ये सारी फिजूल खर्ची किया करते थे। देयरफॉर इन स्पाइट ऑफ द सुपरफिशियल पॉम्प एंड शो देयर इकोनॉमिक कंडीशन समटाइम्स बिकेम पुअर। ठीक, इसी कारण से चूंकि ये इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची किया करते थे, ठीक, तो इतना सारा ऊपरी तड़क फड़क होने के बावजूद इनकी आर्थिक स्थिति कई कई बार लचर हो जाती थी। देखिए, आपके पास पैसा है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, पैसा अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया
तो पैसा आपके हाथ से बहुत जल्दी फिसलता है। देखिए, पैसे की एक बड़ी क्वालिटी होती है, पैसा बहुत जल्दी हाथ से फिसलता है। ठीक है, इसीलिए पैसे को संभाल के रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक, तो ये लोग भले ही ऊपरी से बहुत दिखावा कर रहे थे, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा ये फिजूल खर्ची करते थे कि कई बार ये लोगों की कंडीशन भी थी वो बहुत खराब हो जाती थी। ठीक है, ऊपर से वो चीज नहीं लगती थी, लेकिन अंदर से इस बात का वो था कि भैया कंडीशंस जो हैं वो काफी ज्यादा खराब हो गई। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैनी सरदार्स वेयर अंडर द बर्डन ऑफ डेप्थ। अब देखिए, इसमें कई ऐसे सरदार थे, ठीक है, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। ठीक है, बट सम सरदार्स यूज टू स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमिक कंडीशन बाय इन्वेस्टिंग मनी इन ट्रेड एंड कॉमर्स। अच्छा देखिए, बहुत से ऐसे सरदार भी थे इनके जो ये फालतू चीजों में खर्च नहीं करते थे, वो बिजनेस में, उद्योग में या व्यापार में खर्च करते थे। देखिए, जब आप पैसे को गलत तरीके से खर्च करेंगे तो पैसा आपके पास एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर सही दिशा में खर्च करते हैं तो पैसा और ज्यादा बढ़ता है। क्लियर? आपको ये चीजें आज भी समझ में आती होंगी। बहुत से ऐसे होते हैं जो पैसे को बर्बाद कर देते हैं, और जो बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने एम्पायर को दोगुना कर लेते हैं। ठीक, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से अपने मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी, इनमें भी कई ऐसे सरदार थे जो कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जो ये फालतू खर्चे नहीं करते थे। ठीक है, और वो अपने पैसे को सही जगह पर सही तरीके से क्या करते थे? इन्वेस्ट करते थे। क्लियर? अगला बात करें, ऑल दो दिस क्लास वॉज अ विक्टम ऑफ द इविल्स ऑफ ए फ्यूडल सिस्टम, yet this class played an important role in the development of horticulture, import of luxury items, crafts, architecture, education, literature, music. Other affluent peoples of the society tried to imitate them. देखिए, अगर हम बात करें तो ये वर्ग भले ही सामंती व्यवस्था के दुर्गुणों का शिकार था, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी हॉर्टिकल्चर हो या महंगे से महंगा आइटम इंपोर्ट कर, भाई ऑब्वियस सी बात है, जो रूलिंग क्लास है वही लग्जरी आइटम्स मंगवाएगा। ठीक है, तो लग्जरी आइटम्स मंगवाना हो, क्राफ्ट्स हो, आर्किटेक्चर हो, एजुकेशन, लिटरेचर, म्यूजिक, इस पर इनका बड़ा प्रभाव है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो आर्थिक तौर पर समृद्ध रहता है ना, सामाजिक तौर पर कई सारी चीजों को करने के लिए वो केपेबल हो जाता है। ठीक है, वही कर पाता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि, हाँ, तो वो आर्थिक रूप से जब मजबूत होता है कोई, तो वो साहित्य कला पर भी ध्यान देगा, वो, ठीक है, म्यूजिक पर भी ध्यान देगा, शिक्षा पर ध्यान देता है, वो हर चीज पर ध्यान देता है। ठीक है, तो ये चूंकि फ्यूडल सिस्टम था, इनका रूलिंग क्लास हुआ करता था, तो इन सारी चीजों का भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद बात करें तो अब अगला जो वर्ग था वो था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, लैंड ओनर्स एंड इंटेलेक्ट्स। अब देखिए, जो दूसरा वर्ग हुआ करता था, ठीक है, ये मध्यम वर्गीय हुआ करता था। ठीक है, इसमें राज्य के जो कर्मचारी हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इसके अलावा जो व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, भूमिपति हुआ करते थे, बुद्धिजीवी हुआ करते थे, ये सब किस में आते थे? मिडिल क्लास में आते थे। ठीक है, इनका बात करें, ऑल दो देयर वो लाइफ वॉज नॉट लाइक द अपर क्लास, हाउएवर दिस क्लास वॉज ऑल्सो अ प्रिविलेज क्लास एंड लिव्ड इन अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। देखिए, भले ही ये शासक वर्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी इनके जीवन जो था ना, वो उतना दयनीय नहीं था। ठीक है, इनको भी सुविधा भोगी वर्ग था। ठीक है, आर्थिक संपन्नता इनके जीवन में भी थी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थी वो इनके जीवन में भी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, जमींदार। अब इनमें जमींदार जो हुआ करते थे, यूज टू बिल्ड फोर्ट्स इन देयर जमींदारीज एंड लिव देयर। दे ऑल्सो हैड देयर ओन स्मॉल आर्मी। द स्टेटस ऑफ द बिग जमींदार्स वेर सिमिलर टू दैट ऑफ द किंग हु वेर ग्रांटेड सम इंटरनल इंडिपेंडेंस। अब देखिए, इसमें जो जमींदारी वर्ग हुआ करता था, ठीक है, वो अपनी ही जमींदारियों में अपना खुद का एक किला बनवा लिया करता था। ठीक है, मतलब अपना गढ़ी या किला बनवा करके रहता था।
ठीक है, उसकी अपनी खुद की आर्मी भी थी, ठीक है, छोटी सेना भी थी, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो जो बड़े जमींदार हुआ करते थे उनकी पोजीशन राजा के बराबर हुआ करती थी, मतलब एक समान हुआ करती थी, क्योंकि इनको भी क्या हुआ था, आंतरिक तौर पर काफी सारी स्वतंत्रता मिली हुई थी जमींदारी पर। इसके अलावा बात करें द जमींदार क्लास वॉज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकल अपर क्लास, ठीक है। देखिए ये एक तरीके से जमींदार क्लास जो हुआ करता था ये लोकल अपर क्लास को रिप्रेजेंट करता था। दे ऑल्सो यूज टू कॉपी द लाइफ स्टाइल ऑफ बिग मनसबदार्स एंड सरदार्स। अच्छा, जमींदार लोग भी क्या किया करते थे, जो बड़े सरदार हुआ करते थे, मनसबदार या सरदार, उनकी जीवन शैली को कॉपी किया करते थे, ठीक है, मतलब उनके रहने सहने के तरीके को, ठीक है, उनकी सारी चीजों को ये क्या किया करते थे, नकल किया करते थे उसकी, ठीक है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अ ब्रॉड एंड पावरफुल क्लास ऑफ जमींदार वाज, बहुत ही बड़ा पैमाने पर और शक्तिशाली वर्ग, ठीक है, जमींदार वर्ग जो हुआ वो मुगल काल में हुआ, ठीक है। तो पहली श्रेणी आपने देखी शासनकाल वाले, रूलर्स वाले, दूसरा मिडिल क्लास और तीसरे कौन थे, जमींदार, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, आप देखिए द नंबर ऑफ ट्रेडर्स वर ऑल्सो वेरी हाई। देर वर सेवरल कैटेगरीज ऑफ ट्रेडर्स सच एज बोहरास, सेट्स, होलसेलर्स कहा जाता है, वनिक्स, चेट्टी, सरफ्स, बंजारेस, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो व्यापारियों की भी बहुत सारी श्रेणियां थी, जैसे बोहरा हुआ करते थे, ठीक है, या जिनको हम सेठ कहते हैं, ठीक है, जो थोक व्यापारी हुआ करते थे, वणिक, चेट्टी, सराफा, बंजारे, ये सारी चीजें जो हुआ करते थे ये सारे क्या हुआ करते थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे। इसके बाद बात करें, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्रेडर्स वाज गुड। दे आल्सो यूज्ड टू लिव अ लग्जूरियस लाइफ लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स, ठीक। अब देखिए ये जो ट्रेडर वर्ग हुआ करता था, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था, ये भी क्या हुआ करता था, बड़े आराम की जिंदगी जिया करता था, जैसे राजे महाराजे जिया करते थे। क्लियर हुआ? तो इकोनॉमिक कंडीशंस इनकी भी क्या थी, काफी अच्छी थी। अगला बात करें, अगले जो हुआ करते थे, बर्नर्स स्टेटमेंट said that merchants pretended to be poor so that their wealth could not be snatched is not entirely correct। देखिए बर्नार के कथन के मुताबिक जो व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, व्यापारी वर्ग जो हुआ करता था वो अपने आप को गरीब दिखाते थे। गरीब क्यों दिखाते थे, ताकि उनकी संपत्ति को कोई छीन ना ले, ठीक है। अब ये इनको डर रहता था। द स्टेट यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द ट्रेडर्स इन केस ऑफ वॉर, द ट्रेडर्स हैड टू बियर लॉसेस। अब देखिए युद्ध अगर होता था ना तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता है, देखिए आज की डेट में भी किसी भी देश में अगर युद्ध होता है ना तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां के व्यापारी वर्ग को होता है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है ना उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो traders had to bear huge losses. Other members of this class, various businessmen, etc., also used to lead a life of comfort and respect. ठीक है, इसमें और भी बिजनेस क्लास वर्ग हुआ करता था जो एक आराम की जिंदगी और अच्छी जिंदगी जिया करता था। इसके बाद बात करें, ठीक है, अब जो सबसे वीकेस्ट पोजीशन थी सोसाइटी में जिनकी, वो था लोअर क्लास। लोअर क्लास में आपके आते थे किसान, छोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, सर्वेंट्स, artisans, slaves, and common peoples come in this class. Their condition was pathetic. They were economically and socially exploited. देखिए जो किसान वर्ग था, ठीक है, जो सब समाज का सबसे कमजोर वर्ग माना जाता था, ठीक है, जिसको हम लोअर क्लास कहते थे, ठीक, इसमें किसान हुआ करते थे, छोटे व्यापारी हुआ करते थे, इसके अलावा जो नौकर हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, ये सारा वर्ग जो था इनकी कंडीशंस काफी ज्यादा खराब थी। ये सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी इनका शोषण हर तरफ से होता, मतलब सामाजिक तौर पर भी इनका शोषण होता था और आर्थिक तौर पर भी इनका शोषण होता था, ठीक। दे हैड टू वर्क ऑन लो वेजेस एंड ऑल्सो हैड टू बी फोर्स्ड लेबर। देखिए इनको एक तो कम वेतन मिलता था, कम वेतन में काम करना पड़ता था इनको, ठीक है, और इनको जबरदस्ती काम कराया जाता था, ठीक है, मतलब जो गुलाम थे उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता था, फोर्स लेबर। दे लिविंग
हाउसेस, फूड्स एंड क्लोथ्स वर ऑफ वेरी सिंपल टाइप। अच्छा, इनके जो घर हुआ करते थे, जहां ये रहा करते थे, खाना, इनके कपड़े सब बड़े साधारण हुआ करते थे। ठीक है, आज भी अगर हम देखें तो हमारा जो लेबर वर्ग है, ठीक है, आज भी आप जा करके उनकी कंडीशंस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइम पर भी ये जो सबसे वीकेस्ट पोजीशन हुआ करती थी सोसाइटी में, वो लोअर क्लास की। क्लियर हुआ? ठीक, देयर वर टू क्लासेस ऑफ फार्मर्स, पही एंड खुदखश्त। Khudkhast farmers had their own land. The burden of revenue was high on them. The economic condition of the farmers was unsatisfactory. This was the condition of artisan and laborers as well. देखिए, दो वर्गों में किसान बटा हुआ था, एक था पाही और एक था खुदकाशत। पाही जो था वो एक तरीके से कहा जाए तो जो जमींदार हुआ करते, देखिए आज भी अगर हम बात करें, किसानों का दो वर्ग हुआ करता था, एक जिसमें किसान खुद मालिक हुआ करते हैं और एक जिसमें जमींदार के अंडर किसान काम करता है। तो ये जो पाही वर्ग हुआ करता था ना, ये जमींदार के अंडर काम करने वाले किसान थे। ठीक है, और खुदकश्त जो हुआ करता था, ये खुद किसान थे। मतलब कि एक तरीके से कहा जाए तो जो खुदकश्त हुआ करते थे, ये इनकी जमीन खुद की हुआ करती थी, और ये जो पाही हुआ करते थे, ये जमींदार क्या किसानी करते थे डेली वेजेस पर। ओके, अब इनके ऊपर रेवेन्यू का बर्डन बहुत था, जिसके कारण फार्मर्स की कंडीशंस जो थी वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी थी, और सेम कंडीशन लेबरों की भी और आर्टिशियंस की भी थी। क्लियर हुआ? ठीक, इन द इवेंट ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक देयर कंडीशंस यूज्ड टू बिकम इवन मोर पैथेटिक। अच्छा देखिए, जब भी कभी, ठीक, जब भी कभी एक तरीके से कहा जाए तो अगर फेमाइन आता था, फेमाइन आना या एपिडेमिक होना, अकाल पड़ जाना, ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती थी। इनकी कंडीशन क्या हो जाती थी? और ज्यादा खराब हो जाती थी। ठीक है, दे यूज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एज स्लेव्स इन लार्ज नंबर्स इन द पैलेसेस एंड अंडर फिडिटरीज। देखिए, राजमहल, ठीक है, और जैसे कहा जाए सामंतों के यहाँ बड़े पैमाने पर इनको दास या दासियों की नौकरी दी जाती थी। ठीक है, और इनको गुलामों के रूप में रोजगार मिलता था। ठीक है, अब इनकी कम मजदूरी थी। देखिए, मैंने आपको बताया कि इनकी मजदूरी बहुत कम मिलती थी इनको। ठीक है, और इनको, ठीक है, तो इनका जो जीवन था वो काफी ज्यादा कष्टदायक था। जो लोअर क्लास था उनका जीवन क्या था? काफी ज्यादा कष्टदायक। क्लियर हुआ? ठीक, तो ये जो था सामाजिक वर्गीकरण था। हमने देखा मुगल साम्राज्य में कौन कौन सा वर्गीकरण था। एक जो रूलिंग क्लास होता था, ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, ठीक है, रूलिंग क्लास के बाद जो अगले जो रूलिंग क्लास हुआ करता था वो मध्यम वर्ग हुआ करता था, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बाद फिर जमींदारी वर्ग हुआ करता था, ट्रेडर्स हुआ करते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन हुआ करते थे? लोअर क्लासेस हुआ करते थे। तो ये वर्गीकरण था। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सोशल क्लासिफिकेशन। ठीक, अब हम देख लेते हैं इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी थी, मतलब इनका रहन सहन का स्तर कैसा था। ठीक है, मुगलों के समय में जो रहन सहन था वो कैसा था। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन द लिविंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वेर आल्सो डिफरेंट। मैंने आपको बताया, आर्थिक तौर पर जो कंडीशन जिसकी जैसी हुआ करती थी वो वैसा ही जीवन जिया करता था। आज की डेट में भी यही हो रहा है। जो आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं उनका जीवन आप देख लीजिए, और जो बेचारे आर्थिक तौर पर समृद्ध नहीं है उनका जीवन आप देख लीजिए। तो लिविंग कंडीशंस उसके हिसाब से बदलती रहती है। द अपर क्लास यूज्ड टू लिव अ लेविश लाइफ। Their residence would have been a grand and comfortable. They used to wear colorful floral, silk, woolen, embroideries clothes. ठीक है, मतलब इनका रहने का घर भी बड़ा कंफर्टेबल हुआ करता था, और इनके जो कपड़े हुआ करते थे, इनका जो रहन सहन वो भी बड़ा लेविश हुआ करता था। ठीक, अगला बात करें, एम्ब्रॉयडरीज वेर ऑल्सो डन ऑन क्लोथ्स विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। मैंने आपको बताया था इनके में सोने की जरी से कपड़े, मतलब ये जो रूलिंग क्लास हुआ करता था ना, इनके सोने के जरी कपड़े इनके यहाँ बनाए जाते थे,
द ऑर्नामेंट्स वेर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। अब देखिए इनके समय में जो आभूषण बनवाए जाते थे वो भी सोने चांदी और उसके, और ये बहुत अच्छी किस्म की वाइन परफ्यूम यूज करते थे और अच्छा खाना खाते थे। ठीक है, तो जो रूलिंग क्लास हुआ करता था वो ये सारे जीवन जिया करता था। इसके बाद बात करें तो इनको गैम्बलिंग, जुआ खेलने का, सैर सपाटा करने का, खुशियां मनाने का, हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स वेर ऑल्सो द मेन फॉर्म्स ऑफ देयर एंटरटेनमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे अमीर वर्ग हुआ करता था तो वैसे उसके शौक भी होते थे। तो जानवरों का शिकार करना, जुआ खेलना, घूमना फिरना, ये सारे क्या हुआ करते थे, इनके एंटरटेनमेंट के शौक हुआ करते थे। इसके अलावा बात करें, दे वेर डीपली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड डांस। ये सारे पॉइंट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हम सोशल लाइफ में देख चुके हैं। म्यूजिक और डांस में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। दिस क्लास ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले इट्स वेल्थ एंड ग्लोरी। देखिए आज की डेट में भी हम बात करें तो जो पैसे वाला वर्ग होता है ना, वो अपना वेल्थ और अपनी जो क्षमता होती है ना, उसको दुनिया को दिखाता है। पहले भी यही होता था, जो अमीर वर्ग था वो अपनी अमीरी दिखाता था। ठीक, तो ये जो क्लास था ये भी क्या डिस्प्ले करता था, अपनी वेल्थ एंड ग्लोरी। इसके अलावा अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास ऑल्सो ट्राई टू इमिटिएट द अपर क्लास। अच्छा, मिडिल क्लास भी कोशिश करता था कि हम अपर क्लास की तरह जीवन जी सकें। हालांकि वो उतने लेवल तक नहीं पहुंच पाता था, फिर भी कुछ लेवल तक तो मिडिल क्लास अचीव कर लेता था। आज की डेट में भी आप देख लीजिए मिडिल क्लास का क्या है। जो अपर मिडिल क्लास है वो फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है इन कंपैरिजन टू जो लोअर क्लास है। हाँ, अपर क्लास तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास है वो फिर भी एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है। इसके अलावा बात करें तो जो लोअर क्लास की कंडीशन थी, ठीक है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, वो बहुत ही पैथेटिक थी। ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज वेयर द लोअर क्लास, porters, servants, artisans, soldiers, small shopkeepers, but their conditions were not satisfactory। देखिए शहरों में भी क्या थे, छोटे तबके के लोग बहुत थे। ठीक है, मेजोरिटी उनकी बहुत थी, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, नौकर हों, चाकर हों, ठीक है, स्मॉल शॉपकीपर्स हों, आर्टिशियंस हों, ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशंस जो थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। जैसे आज की डेट में भी अगर आप देखें तो शहरों में आपने स्लम एरिया देखा। स्लम एरिया में कौन रहता है, लोअर क्लास के पीपल्स रहते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं रहती। ठीक है, तो ऐसा उस टाइम भी हुआ करता था। क्लियर है, ये पॉइंट्स आप एक एक बार पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला बात करें, हिज लाइफ वॉज सिंपल एंड विदाउट ऑस्टेंटेशन। देखिए इनकी जिंदगी बहुत सिंपल हुआ करती थी, खाना अवेलेबल होता था इनको, बट इनको बहुत सारा आराम नहीं होता था, मतलब थिंग्स ऑफ कंफर्ट नहीं था। ठीक है, और इवन इनके पास अच्छे कपड़े और जूते भी नहीं थे पहनने के। भाई आज की डेट में भी अगर आप देखें ना, जो आपको लोअर क्लास है उनका आप सामाजिक जीवन आज जा करके देख लीजिए, ना तो उनको ठीक से खाना मिल पाता है, ना कपड़े मिल पाते, ना वो सुविधाएं मिल पाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी यही हुआ करता था। तो देखिए आज का समय और उस टाइम का समय लगभग लगभग बराबर है। सोशल लाइफ अगर देखें, आज भी हमारे यहाँ अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, उस टाइम भी था। ठीक, इसके बाद बात करें, बाबर हिमसेल्फ सेज दैट पीजेंट्स एंड द लोअर क्लास पीपल इन इंडिया डिड नॉट हैव इनफ क्लोथ्स। इवन एक बार बाबर ने खुद भी इस बात को मान लिया था कि जो गरीब तबका है, जो लोअर क्लास है, उनके पास कपड़े नहीं। इसके अलावा बात करें, मैरन यूरोपियन ट्रेवलर्स coming to India, Ralph Fitch, etc., also say that the lower class peoples did not even have simple clothes as required, let alone warm clothes। मतलब बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स भी भारत में आए, उन्होंने भी यहाँ का जो निचला वर्ग था उनकी कंडीशंस को देखा, इवन उनके पास पहनने को कपड़े तक नहीं थे। क्लियर है, नेक्स्ट बात करें, रशियन ट्रैवलर निकिटिन सेज दैट द पीपल ऑफ द डेक्कन lived barefoot. People's house in the village were made of mud and thrashed bamboo. Their food items were rice, millets, and lentils. Ghee and oil were cheap, but sugar and salt were expensive. ठीक, देखिए रशियन ट्रैवलर निकेतन ने भी इस बात को कहा लोअर क्लास के बारे में। क्लियर, इस पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इन दिस वे देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ हेवन
and earth in the standard of living of cities and villages and upper and lower class. आज भी यही चीजें हैं कि जो अमीर वर्ग है उसका रहन सहन और एक लोअर वर्ग के रहन सहन में जमीन और आसमान का अंतर है. क्लियर? There was also lack of mutual disharmony in spite of such deep gorge between conditions of different social classes. ठीक है. इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल डिसहार्मनी बहुत कम थी. ठीक है. All the classes of the society followed the prescribed rules and demonstrated goodwills and love towards each other. Hindu and Muslims adopted many traditions of each other. देखिए सभी वर्ग के जो लोग थे उन्होंने रूल्स एंड डेमोन्स्ट्रेट गुडविल, ठीक है, प्राप्त करी थी. ठीक है. और हिंदू और मुस्लिम्स ने अपने अपने ट्रेडिशंस को अडॉप्ट किया था. क्लियर? द मुगल पीरियड वॉज फ्री फ्रॉम द फीलिंग ऑफ सोशल एनिमोनिटी बिटरनेस प्रेवलेंट ड्यूरिंग अफगान पीरियड. ठीक है. तो मुगलों का जो काल था, ठीक है, इनके समय में जो सामाजिक आपसी दुश्मनी थी वो कम थी इन कंपैरिजन टू अफगान पीरियड की. क्लियर? इसके बाद अगला आता है महिलाओं की स्थिति कैसी थी. कंडीशंस ऑफ वुमेन. ठीक है. महिलाओं की कंडीशंस कैसी थी. ठीक. तो अगर हम वुमेन्स की कंडीशंस की बात करें, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द मुगल सोसाइटी वाज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ अफगान पीरियड. देयर वर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट. इवन एट दिस टाइम वुमेन्स वर कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट्स एंजॉयमेंट. देखिए मुगल कालीन समाज में भी स्त्रियों की स्थिति लगभग तुर्क अफगान काल जैसी ही थी. इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था. देयर वर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट. स्त्रियों को इस समय भी सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था. इस समय में वुमेन्स वर कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट्स एंजॉयमेंट. नेक्स्ट बात करें, देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम. पर्दा सिस्टम वॉज इन वो. अपर क्लास वुमेन हैड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली. देखिए अभी भी इनकी आज़ादी में बड़ी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. इसके अलावा पर्दा सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. और इवन बात करें तो जो अपर क्लास महिलाएं थी उनको तो ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था. लोअर क्लास वेयर मोर इंडिपेंडेंट इन दिस मैटर. ठीक है. क्योंकि वो जो लोअर क्लास वुमेन्स हुआ करती थी वो इस मामले में इंडिपेंडेंट थी. द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी. पॉलीगमी का मतलब होता है एक से ज़्यादा शादी करना. ठीक है. ये रॉयल फैमिलीज में बहुत प्रेवलेंट था. ठीक है. और अपर क्लास में खास तौर पे. ठीक है. चाइल्ड मैरिज वॉज ऑल्सो प्रेवलेंट. अच्छा देखिए बच्चों का विवाह भी इनके समय में काफी ज्यादा क्या था, प्रेवलेंट था. ठीक है. तो पॉलीगमी बहुविवाह तो था ही, साथ ही साथ बच्चों का विवाह भी जो था वो काफी ज्यादा प्रेवलेंट था. इसके बाद बात करें तो कई सारी इवल प्रैक्टिसेस थी जैसे सती था, जौहर था, ऑल्सो एग्जिस्टेड इन राजपूत फैमिलीज. द बर्थ ऑफ अ डॉटर वॉज कंसिडर्ड अ कर्स. The condition of the widows were also pathetic. देखिए एक तो सती प्रथा, जौहर, ये सारे इनके समय में भी एग्जिस्ट करते थे. ठीक है. मतलब ये सारी जो समाज की कुरीतियां थी, ठीक है, सती प्रथा हो गई, जौहर हो गया, ये राजपूत फैमिलीज में आज भी एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. इनके समय में भी मतलब बेटी का पैदा होना, ठीक है, पुत्री का जन्म लेना अभिशाप माना जाता था. और विधवाओं की स्थिति तो उससे भी ज्यादा क्या थी, दयनीय. ठीक है. ये वुमेन्स की कंडीशंस थी. ठीक. इसके अलावा अगर हम बात करें, वुमेन्स वेयर गिवन प्रॉपर्टी राइट्स इन दी अपर क्लासेस एंड स्पेशली इन दी रॉयल हाउसेस. अच्छा वुमेन्स को जो अधिकार दिए गए थे संपत्ति पर वो सिर्फ अपर क्लासेस को दिए गए थे. और कुछ वुमेन्स को एजुकेशन भी दी गई थी. मतलब ऐसा नहीं था कि कंडीशन पूरी खराब थी. कुछ वुमेन्स को एजुकेशन भी दी गई थी. जैसे आप याद करिए मुसलमानों में अगर हम बात करें तो नूर जहां, जहांगीर की जो पत्नी थी वो पढ़ी लिखी थी. ठीक. उसके अलावा अकबर की जो माता थी हमीदा बानो बेगम, जोधा भाई. ठीक. तो ये सब क्या थी, महिलाएं, इनको एजुकेशन का भी अधिकार मिला था. ड्यूरिंग मुगल पीरियड देयर वेर मेनी सच वुमेन्स हु आल्सो टुक एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ दैट टाइम सच एज नूर जहां हु इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ. अच्छा इनके टाइम पर ऐसा नहीं था, महिलाएं राजनीतिक तौर पर भी एक्टिव थी. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नूरजहां. जहांगीर के टाइम पर नूरजहां का एक तरीके से फैसला बादशाह के फैसले के बराबर हुआ करता था. ठीक है. मतलब नूरजहां ने फैसला ले लिया, मतलब जहांगीर ने फैसला ले लिया. क्लियर. तो इनके टाइम पर ये चीजें भी थी. इसके अलावा बात करें, द मुगल सोसाइटी वॉज ऑल्सो प्लेग्ड
बाय सुपरस्टिशियस एंड कस्टम्स। ठीक है, मुगल कालीन समाज भी अंधविश्वास और रूढ़ियों से भी ग्रस्त था। हिंदू सोसाइटी वॉज अंडर द ग्रिप ऑफ रिजिड बॉन्ड्स ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है, जो भारतीय मुसलमानों का, ठीक है, हिंदू समाज जो था वो छुआछूत एवं जाति प्रथा के कठोर बंधनों में जकड़ा हुआ था। क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम्स वेर ऑल्सो डीप, however all sections of the society used to emphasize on the feeling of harmony and unity। ठीक है, देखिए मुसलमानों का आपसी विभेद भी गहरा था, लेकिन फिर भी समाज के सभी वर्ग सद्भाव एवं एकता की भावना पर बल देते थे। क्लियर? तो ये थी महिलाओं की कंडीशंस। ठीक, तो यहां पर आकर के आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक, आज के लेक्चर में हमने पूरी सोशल लाइफ देखी। ठीक है, हमने देखा कि मुगलों में किस तरीके से वर्गीकरण में बटे हुए थे। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने देखा कि कौन कौन से सेक्शंस हुआ करते थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इनका क्या खान पान, क्या रहने का तरीका हुआ करता था। इसके अलावा हमने महिलाओं की कंडीशन देखी मुगलों के साथ। ठीक, तो ये इनकी पूरी सोशल लाइफ थी मुगल्स के अंडर में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, देखिए इसको अगर आप एक से दो बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इनकी पूरी सोशल लाइफ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।